हेलो एवरीवन। तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख करके आपको समझ में आ ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। इस वीडियो के अंदर हम इन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं ताकि आप अपने CHSL 2023 के एग्ज़ाम का, जी हाँ ये एग्ज़ाम तो है 2022 का लेकिन 23 में होने वाला है, इसलिए हम लोग इसको 23 ही बुला रहे होंगे यहाँ पे इस वीडियो में। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप उसकी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। इन सारे बातों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। मैंने खुद ने 2 बार CHSL का एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है और यहाँ पे बाकी सारे एग्जाम्स जो मैंने दिए हैं, एग्ज़ाम को क्रैक किया है, वो सारे भी लिखे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अपने से ये सवाल पूछने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों करना चाहते हैं। ये वाई का जवाब आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है। खासकर इस बार जब वैकेंसीज थोड़ी सी रिड्यूस हो गई हैं पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट हटने के बाद, तो कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा। तो इसीलिए आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको ये एग्ज़ाम क्यों करना है, इसकी तैयारी क्यों करनी है। अगर तो आपका जवाब आपको सेटिस्फैक्ट्री लगता है, और जवाब कोई भी जवाब हो सकता है, वो कोई बड़ा आंसर हो सकता है, छोटा आंसर हो सकता है, नॉर्मल आपको जॉब चाहिए, सैलरी चाहिए, कुछ भी चीज़ है जो कि आपको चाहिए, जो आपकी नीड में है। अगर आपको नीड है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की तो आप क्रैक कर लोगे, अदरवाइज़ अगर नीड नहीं है तो फिर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका जवाब बहुत अच्छे से आप क्लियर रखो, क्योंकि आपका बहुत ही ज़्यादा इसमें टाइम, एफर्ट और एनर्जी, साथ ही साथ थोड़े पैसे भी इन्वेस्ट होंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप मेक श्योर करो कि आपका जो रीज़न है वो आपको क्लियर कट पता हो कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी क्यों कर रहे हो। क्योंकि जब भी आप डीमोटिवेट होगे, डीमोरलाइज होगे, मॉक्स में आपके स्कोर कम आएंगे, तब यही जो वाई है, यही जो रीज़न है, ये आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। मैक्सिमम स्ट्रैटेजीज में इस चीज़ की बात नहीं होती, लेकिन ये बहुत ही क्रूशियल चीज़ होती है जो आपको पुश करने में मदद करती है अपने टफ टाइम्स में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि आपको अपने एनिमी के बारे में जानना चाहिए। एनिमी से क्या मतलब है, तो देखो CHSL का जो सिलेबस है वो आपको कंप्लीट पता होना चाहिए, साथ ही उसका एग्जाम पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा इशू ये है कि अभी आपको पता होगा कि CGL जो है उसका पैटर्न चेंज हुआ है, तो एक चांसेस हैं काफ़ी हाई कि CHSL के भी पैटर्न में चेंजेस आएगा। लेकिन अभी के लिए अगर आप वीडियो पहले देख रहे हो, जब CHSL का नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आया है, तो आप एक काम बस इतना करोगे कि जो प्रीवियस पैटर्न है उसी को मान करके उसी के हिसाब से प्रिपेयर करोगे। क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, इधर का उधर हो जाए, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, ये 4 सब्जेक्ट्स की तो आपको तैयारी करनी ही करनी है। इसलिए इन 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर ही हम लोग मान करके अपनी प्रिपरेशन अभी से करेंगे। अगर पैटर्न में कोई चेंजेस आता है तो मोस्ट प्रोबेबली मार्क्स ऊपर नीचे किया जाएगा, या फिर टीयर 2 में हो सकता है डिस्क्रिप्टिव हटा करके और मेंस वाला कुछ सीन लाया जाए, लेकिन जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स तो आपका रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए अभी के लिए जब आप अगर तैयारी कर रहे हो, CHSL का नोटिफिकेशन नया वाला नहीं आया, तो आप पुराने नोटिफिकेशन और पुराने सिलेबस के हिसाब से तैयारी करोगे। अगर तो नया वाला सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आ गया है तो उसको देख करके समझ के अपनी प्रिपरेशन को मोल्ड करना, ताकि आप प्रिपरेशन एक सही डायरेक्शन में कर सको। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके गाइडिंग लाइट होंगे, आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो वो डायरेक्शन क्या आपके सक्सेस की तरफ जाता भी है कि नहीं जाता। क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्टैंड करते हो और यहाँ पे है आपका गोल, तो आपको इस डायरेक्शन में बढ़ना होगा। अगर आप इस डायरेक्शन में चल दिए तो आप कभी भी अपने गोल की तरफ नहीं पहुंचोगे। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमेशा आपको एनालाइज करते रहना है और सिलेबस को हमेशा एनालाइज करते रहना है, ताकि आपको पता हो कि आप जिस तरह से तैयारी कर रहे हो वो आपके गोल की तरफ जा भी रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये आपकी चीजें हो गई। दोनों तीनों चीजें आपको कहाँ पे मिलेंगी, ऑफिशियल SSC के आपको वेबसाइट पे चले जाना है, वहां पे आपको मिल जाएगा, या फिर आप एग्जाम क्लस्टर के वेबसाइट पे जाओगे वहां पे भी मिल जाएगा, या फिर अल्टीमेटली बहुत सारे वेबसाइट्स वगैरह हैं वहां पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मैटर ये करता कि आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा देखने हैं। आपको आदत लगानी कि हर 1-2 दिन में आप इससे गो थ्रू होते रहो, ताकि आप कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट, फालतू के एफर्ट नहीं डालो गलत डायरेक्शन में जाने के लिए। हमेशा आपको यहाँ से यहाँ जाना है गोल की तरफ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टडी मटेरियल के ऊपर। देखो, हमेशा स्टैंडर्ड सोर्सेज को प्रेफर करना, कोई भी न्यू या फिर रिवोल्यूशनरी सोर्सेज के अगेंस्ट में। देखो, होता क्या है कि जो SSC के सारे एग्जाम्स है लगभग सभी में सिलेबस मोर और लेस सेम होता है, बस एग्जाम पैटर्न का फर्क होता है। किसी में मार्क्स ज्यादा होते हैं, किसी में मार्क्स कम होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के टाइप्स होते हैं, SSC के लगभग सारे एग्जाम में बहुत बड़ा ओवरलैप होता है। तो SSC के एग्जाम्स का जो स्टैंडर्ड मटेरियल्स है, जो कि जनरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके बहुत ही रिफाइंड तरीके से बनाया गया है, उन स्टैंडर्ड सोर्सेज को ही फॉलो करना। जो नए टीचर्स होते हैं, जो नए नए मटेरियल्स लेकर के आते हैं, उनको जो रिवॉल्यूशनरी सोर्सेज जिनको मैं बोलता हूँ कि वो ऐसा बोलेंगे कि एक किताब सिर्फ आप फॉलो करो और चारों सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी, ऐसे सोर्सेज को आप अवॉइड करेंगे। आप जो स्टैंडर्ड सोर्सेज चले आ रहे हैं उनको ही फॉलो करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड सोर्सेज कौन से हैं, तो आई बटन में एक वीडियो आ रहा होगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। वहां पे मैंने सारी चीजों के बारे में आपको डिस्कशन किया हुआ है कि कौन से स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं। और
एक गोल्डन प्रिंसिपल आपको फॉलो करना है कि एक सब्जेक्ट के लिए आपको एक ही किताब फॉलो करनी है, उससे ज़्यादा बुक्स की कोशिश नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तभी आप बुक को चेंज करेंगे या फिर एक्स्ट्रा बुक लगाएंगे। लेकिन कोशिश करिएगा कि एक बुक को मल्टीपल टाइम्स रीड करने का, मल्टीपल टाइम्स उसकी प्रैक्टिस करने की, अगेंस्ट की आप 2-3 बुक ले लिए और बुक्स का आपने माउंटेन क्रिएट कर लिया अपने घर में, लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हैं किसी को। तो 4 सब्जेक्ट है, आपके पास 4 बुक्स होनी चाहिए, मैक्स टू मैक्स 5 बुक होनी चाहिए अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट में मल्टीपल बुक्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो। प्लीज आप इन्वेस्ट करेंगे बुक्स के ऊपर, ठीक है। बुक्स को बहुत लोग ऐसा देख लेते हैं कि बुक जो है वो बहुत महंगी है, 400 की किताब है, 500 की किताब है तो मैं नहीं लूंगा। तो 400 की किताब अगर आपको महंगी लग रही है तो आप सेकंड हैंड बुक लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप बुक की फिजिकल कॉपी अपने पास रखो। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पीडीएफ वगैरह अनशर्ट चीजें ढूंढते रहते हैं इधर उधर जाकर के और बहुत समय अपना खराब करते हैं। आप एक चीज बताओ कि अगर आप मोबाइल पे अपनी पढ़ाई करते हो तो क्या आपको, एक तो आईज पे आपका स्ट्रेन पड़ेगा, दूसरी बात जब भी आप मोबाइल उठाओगे पढ़ाई करने के लिए तो आधे घंटे की पढ़ाई होगी और आधा घंटा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा इधर उधर की चीजें करने में। इससे बेटर है कि आप फिजिकल बुक्स अपने पास रखो। इसमें आप ये सोचो कि आपका पैसा वेस्ट नहीं हो रहा, आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने फ्यूचर में, तो एटलीस्ट बुक्स पे तो पैसा लगाओ। कोचिंग वगैरह आपको नहीं लेना है, वो समझ में आता है, वो नीड नहीं है कि जिसको तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन बुक्स में एटलीस्ट आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट सेकंड हैंड बुक्स लो, लेकिन बुक्स में प्लीज इन्वेस्ट करो। तो ये बहुत ही जरूरी चीज था, इसमें बहुत सारे लोग फंस के रह जाते हैं, अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। एक अच्छा इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले लो, इससे बहुत बेनिफिट होगा। अगर ले सकते हो पेड सब्सक्रिप्शन तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मेजर न्यूज़पेपर्स है वो अपने ऐप्स के ऊपर, अपने वेबसाइट के ऊपर फ्री में आर्टिकल्स डालते हैं, हर दिन 2-4 आर्टिकल्स पढ़ो, बहुत अच्छा रहेगा। या फिर गूगल न्यूज़ करके एक ऐप आता है और वेबसाइट भी है इसकी। इसमें क्या होगा कि जो भी मेजर न्यूज़ पोर्टल्स हैं उसका न्यूज़ आपको एक जगह पे एग्रीगेट करके मिल जाएगा। तो एक तरह से समझ लो आपका एक डिजिटल न्यूज़पेपर है जिसमें अलग अलग सोर्सेज से आपको न्यूज़ देखने के लिए मिलेंगे। तो ये भी आप देखते रहोगे तो आप अवेयर रहोगे बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, और साथ ही साथ आप बहुत सारे अच्छा जो उसमें आपका एडिटोरियल का कंटेंट पढ़ के आपकी जो रीडिंग की क्षमता है, जो आपका इंग्लिश है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगा। तो अगर गूगल न्यूज़ को फॉलो कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अब एक चीज़ आपसे पूछना था कि CHSL 2023 के रिगार्डिंग स्टडी ग्रुप का सजेशन मिला था। कुछ लोग बोल रहे थे कि इसका एक स्टडी ग्रुप फॉर्म कर दीजिए। तो क्या आपको स्टडी ग्रुप चाहिए जिसके अंदर आपको टास्क वगैरह दिए जाएं और जो क्वेश्चंस आपके प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं वो मिलके लोग सॉल्व कर देंगे? हम लोग भी उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, लेकिन हम लोगों के पास उतना समय रहता नहीं, इसलिए आप एक दूसरे के डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको ये चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करो, और उसके लिए आपको लाइक एम दिया गया है, 500 लाइक्स अगर आप देते हो तब हम लोग सोच सकते हैं इस ग्रुप को बनाने के लिए। क्योंकि देखो ग्रुप का मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होता है। आपको लगता होगा कि आप एक अच्छे बच्चे हो तो अच्छे बच्चों को तो मैनेज करना उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन बहुत सारे बदमाश बच्चे भी होते हैं तो उनको मैनेज करने में काफ़ी एफर्ट चला जाएगा। तो इसलिए 500 लाइक्स का टारगेट रखा गया। अगर आप ये टारगेट पूरा करते हो इस वीडियो के अंदर तो हम लोग फिर इसके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे। अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करते हैं। देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए अगर आप कोई भी चैप्टर उठाते हो, आपको सबसे पहले तो सिलेबस अपने पास रखना है। सिलेबस में मान लो कोई भी चैप्टर, फॉर एग्जांपल आप अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हो, तो अपने आप से बात करो कि अलजेब्रा के बारे में मुझे क्या चीज़ें याद आ रही हैं, क्या जो मैंने स्कूल में पढ़ा था। क्योंकि हम सब ने स्कूल में अलजेब्रा तो पढ़ा ही होगा, बहुत सारी चीज़ें हमने, जितने भी आपके सिलेबस में है मैक्सिमम चीज़ हम लोगों ने स्कूल में पढ़ाई की हुई है। तो क्या उससे आपको कुछ चीज़ याद आ रही है? अगर याद आ रही है तो फिर क्या करना कि प्रीवियस ईयर के 10-20 क्वेश्चंस लगाना, ठीक है। 20 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। प्रीवियस ईयर वाली जो बुक है उससे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी 20 रैंडम क्वेश्चंस उठाओ अपनी मर्जी से, कहीं से भी रैंडम 20 नंबर उठाओ और 20 नंबर्स के वो 20 क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश करो। टाइम का चिंता बिल्कुल नहीं करना, टाइम का कोई चिंता नहीं करना कि क्वेश्चन बनाने में कितना समय लग रहा है, नहीं लग रहा। अगर तो आप 15 से ज़्यादा उन 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में थे 15 से ज़्यादा आप सॉल्व कर लेते हो बिना किसी हेल्प के, ठीक है। आपको कहीं से पीछे पलट के या फिर नेट से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। टाइम भले आपका कितना लगे, एक क्वेश्चन बनाने में आपको आधा घंटा भी लग जाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप अपने आप से सॉल्व कर लेते हो देन आपको इससे ये समझना है कि आपको उस चैप्टर के बारे में मैक्सिमम चीज़ें पहले से पता है। तो उस वक्त क्या करोगे कि अपना समय नहीं बर्बाद करोगे। स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स लेक्चर में, बेसिक्स वाला जो लेक्चर होता है कोई भी टीचर का, मतलब जो एकदम जीरो से वो पढ़ा रहे होते हैं, उसमें आप अपना समय नहीं खराब करोगे। इस केस में आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस को बस और ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो उस चैप्टर से, और जो क्वेश्चन है जिसके अंदर आपका टाइम इंप्रूव नहीं हो रहा है या फिर अगर कॉन्सेप्ट की दिक्कत आ रही है तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले वीडियोस देखो। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे टीचर्स ने आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस प्रोवाइड करवाए हुए हैं। जैसे कि मान लो अलजेब्रा में आपको इशू आ रहा है तो आप जाकर के सर्च करो कि अलजेब्रा SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो। तो उसमें जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिनके अंदर आपको अच्छा व्यूज वगैरह मिलेगा, वहां पे जाओ, पॉपुलर टीचर्स को देखो और उनका अप्रोच समझने की कोशिश करो कि वो किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं और आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हो। अगर डिफरेंस आ रहा है और आप देख रहे हो कि उनके अप्रोच से क्वेश्चन जल्दी अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं, उसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। वो अप्रोचेस आपको जो क्विकली सॉल्व करने
के लिए यूज होते हैं, सिर्फ उनको अप्रोच को आप फॉलो करोगे, यानी कि 15 में से जो 5 क्वेश्चन आपको नहीं बने उनको कैसे करना है, कैसे अच्छे से करना, और बाकी जो 15 के सवाल हैं उनमें से कौन से सवाल आपके ज्यादा समय ले रहे थे उनका टाइम आप कैसे रिड्यूस करोगे, ये आपका फोकस होना चाहिए। पूरा का पूरा लेक्चर बेसिक से आप स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। अलजेब्रा में अगर आपको बेसिक से समझाया जा रहा है कि देखो ये a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये सब चीजें अगर आपको पहले से पता है तो आपको समय बर्बाद करने की उसमें जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर इसका अपोजिट होता है कि 15 से ज्यादा सवाल आप नहीं कर पाते, हो सकता है आप 5 ही कर पाओ, 2 कर पाओ, या हो सकता है 1 भी ना कर पाओ, बहुत ज्यादा आपने टाइम दिया 1 भी नहीं हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको क्या करना है कि कंप्लीट आप वीडियो लेक्चर करोगे उस चैप्टर के, और उसके नोट्स बनाओगे, प्लस उसके प्रॉब्लम्स भी आपको सॉल्व करना है, और सिली मिस्टेक्स और कॉमन मिस्टेक्स को आपको नोट करना है एक अलग से अपनी नोट्स की कॉपी में। वीडियो लेक्चर कहाँ से करोगे आपके ऊपर है, आपने पेड क्लास लिया है तो पेड क्लास से करो, आप फ्री यूट्यूब से करना चाहते हो तो फ्री यूट्यूब से करो। उसके रिगार्डिंग भी एक कंप्लीट वीडियो यहाँ आई बटन में आ रहा होगा, उसमें हम लोगों ने बता रखा है कि अगर आप कंप्लीट मैथ्स यूट्यूब से केवल फ्री में पढ़ना चाहते हो बिना 1 रुपया दिए हुए, लीगली हम लोग बात कर रहे हैं, इलीगल लेक्चर्स नहीं, जो टीचर ने खुद ने अपना कंप्लीट वीडियो डाला हुआ है, अगर वहां से आप पढ़ना चाहते हो तो वहां से पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो। बस मैटर यह है कि कंप्लीट क्वांट आपको जीरो से नहीं पढ़ते जाना है, क्योंकि इसमें आपका बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो जाएगा, 6-7 महीना फिर आपको क्वांट कंप्लीट करने में ही लग जाएगा, और उसमें आप देखोगे कि मैक्सिमम चीजें आपको पहले से आती थी। और आपका गोल ये होना चाहिए क्वांट में कि आप एटलीस्ट 40 से 50% क्वेश्चन करो अपनी किताब में, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो उस बुक के एटलीस्ट 40 to 50% क्वेश्चन आपके सॉल्व होने चाहिए। इससे ज्यादा करो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। लेकिन अगर एटलीस्ट 40 to 50% क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लेते हो, जो भी बुक स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए कि एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आएंगे। अगर एक डाउट ये भी था किसी एक स्टूडेंट का कि मैं बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स भूल जाता हूँ, मतलब एक चैप्टर में पढ़ के आता हूँ, उसके आगे फिर 2-3 चैप्टर्स और पढ़े तो पिछला वाला जो चैप्टर है यानी पहला चैप्टर, वो मैं काफी उसके कॉन्सेप्ट्स जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच है वो सब भूलने लग जाता हूँ। तो अगर ये वाली प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है तो आपको क्या करना है, रिपीटेडली बार बार आपको मिक्स क्वेश्चंस लगाने हैं, या फिर सेक्शनल मॉक्स बोल लो, जिसके अंदर सिर्फ आपके एक चैप्टर वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे, सारे अलग अलग डिफरेंट चैप्टर के क्वेश्चन एक जगह कंपाइल करके आपको मिलेंगे। इससे क्या होगा कि आपका बार बार रिवीजन चलता रहेगा। कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो दुनिया में, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप भूल जाओगे। इसलिए आपको हमेशा प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना है। मैथ्स में आपको नोट्स पढ़ने से उतना फायदा नहीं होगा जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से होगा, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज वगैरह आपको क्वेश्चन बनाते बनाते ही याद हो जाएंगे। तो हमेशा, और दूसरी बात यह है कि कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना। कॉन्सेप्ट्स आर मच मोर इंपॉर्टेंट देन ट्रिक्स। देखो, नो डाउट ट्रिक्स का भी एक थोड़ा सा रोल होता है, लेकिन ट्रिक्स का जो रोल है वो 10-20% ही है, 80 to 90% आपका रोल कॉन्सेप्ट्स का है, क्योंकि ट्रिक वाली जो चीजें हैं वो बैंक वगैरह में ज्यादा काम करेंगी, वहां पे टाइम का थोड़ा एक्सेस प्रेशर रहता है। टाइम का प्रेशर यहाँ भी होगा, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस कॉन्सेप्ट्स का होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट सही है तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रिक्स के भरोसे पे जाओगे कि ट्रिक मुझे रट रट के हर चीज बनानी है, तो कहीं ना कहीं तो जरूर फंसोगे, क्योंकि जो ट्रिक्स आप देख रहे हो यूट्यूब से इधर उधर से, वो ट्रिक्स एग्जामिनर को ऑलरेडी पता है। एग्जामिनर आपसे बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुका है आज की डेट में। क्वेश्चन जो जिनको सेट करने का जिम्मा मिला है वो बहुत ज्यादा एडवांस लोग हैं, तो उनसे आपको बचना है, तो आप कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज्यादा अपना वेटेज रखोगे अगर क्वांट की बात करें। चलो जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस में एक बात ध्यान रखना कि मार्क्स स्कोर करना बहुत ही ट्रिकी है, और थोड़ा सा ये लक बेस्ड हो चुका है आज के डेट में, ठीक है। क्योंकि अगर तो आपके पढ़े पढ़ाए सवाल आ गए, पढ़े पढ़ाए कॉन्सेप्ट्स आ गए तो बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। अदरवाइज इसमें मार्क्स अगर आप 10-15 नंबर की भी बात करो तो लाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है आज के डेट में, क्योंकि बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजें पूछी जाती हैं। तो इसके ऊपर आपको करना क्या है कि कोई भी अच्छा गुड बुक पकड़ो, या तो लूसेंट आप ले सकते हो, या तो मनोहर पांडे ले सकते हो, या फिर किरण की वन लाइनर अप्रोच है, ये वाली बुक काफी टॉपर्स वगैरह ने जो हमारे चैनल पे हैं, जैसे निकिता मैम है, उनका भी ये वाला रिकमेंडेशन रहता है। तो आप तीनों में से कोई भी एक बुक पकड़ोगे, मल्टीपल बुक्स आपको नहीं लेने, कोई एक बुक लो और उसको अच्छे से करो, ठीक है। या तो अगर आप बुक्स के साथ नहीं जाना चाहते तो हमारा कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का कोर्स ले सकते हो, और उसके अंदर आपको नोट्स वगैरह भी हैं। अब आप बोले कि अपना आप प्रचार करने आगे, नहीं, मैं अपना प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप में बुक पढ़ने की क्षमता है और आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि आप वो वाले पर्सन हो जो रीड करके बेटर समझते हो, तो बिल्कुल आप किताब के साथ जाओ। लेकिन हमारे जनरल अवेयरनेस कोर्स में क्या है, आपने अगर वीडियो के स्टार्ट में देखा होगा तो मैंने यूपीएससी का प्री क्रैक किया है, ठीक है, और मेंस मैं किसी रीजन से नहीं दे पाया, वो सारी बात की बातें हैं। तो प्री जो क्रैक किया तो मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आई। मैंने खुद ने एसएससी का एग्जाम भी बहुत बार दिया हुआ है, तो लूसेंट से एक्सट्रैक्ट करके हम लोगों ने ये कोर्स बनाया, जिसमें मैं भी पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम क्लस्टर के दूसरे लोग भी पढ़ा रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि आपको फिर लूसेंट, मनोहर पांडे, ये सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप हमारा ये कोर्स लेते हो। तो इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, और काफी कम टाइम में हम लोग करवाने की कोशिश कर रहे हैं।
26 जनवरी तक सारे कोर्स के वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, सारे रिकॉर्डेड रहेंगे। और जितना आपके लिए एग्जाम में काम का है एसएससी एग्जाम्स में, उतना ही इसमें डाला गया है। कोई एक्स्ट्रा आपको कोर्स लेने का जरूरत नहीं है। एक बार आप इसको कंप्लीट करते हो तो फिर सीजीएल सीएचएसएल कोई भी आप एग्जाम अटेम्प्ट करोगे एसएससी का, आपको बेनिफिट होगा। हर एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्स लाके आपको लूटने की कोशिश यहाँ पे बिल्कुल नहीं की जाएगी। और इसके बाद आपको लूसेंट पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर लगता है लूसेंट से कर सकते हो तो लूसेंट से करो, अगर हमारे कंप्लीट जनरल अवेयरनेस कोर्स से करना चाहते हो तो वहां से करो। लेकिन कोई भी एक सोर्स को अच्छे से कंप्लीट करो, सिंसियरली उसमें टाइम दो थोड़ा सा, ठीक है। स्पेंड टाइम विथ योर सोर्स एंड हैव पेशेंस। आपको पेशेंस रखना होगा। जनरल अवेयरनेस में लोगों का कंप्लेन ये रहता है कि हमें चीजें याद नहीं हो रही, क्योंकि आपने टाइम नहीं स्पेंड किया। थोड़ा टाइम दो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। पेशेंस रखना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं होता कि इसमें आपको इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी दिखने लगेगा। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होगी। और अगर आप कम टाइम में रिवीजन करना चाहते हो या फिर आपको क्विक रिवीजन चाहिए, इंट्रोडक्शन चाहिए किसी जीके के कॉन्सेप्ट का, मान लो आपको हिस्ट्री की इंट्रोडक्शन चाहिए, तो आप हमारा जीके का सुपर शॉर्ट नोट्स का ई बुक ले सकते हो। काफी कम प्राइस में आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह पे है। इसमें क्या है कि जो कंप्लीट जीके चाहिए आपको एसएससी एग्जाम्स में, उसको 80 पेजेस के अंदर समराइज किया गया है। तो अगर आपके पास कम टाइम नहीं है तो आप कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का इंट्रोडक्शन यहाँ से ले सकते हो, या फिर आप इसको नोट्स के लिए, रिविजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो इससे भी आपका एक काम चलाओ कवरेज आप जिसे बोल सकते हो कि बिल्कुल काम चलाओ चीज है, तो ये काम चलाओ चीज यहाँ पे बनाई हुई है। अदरवाइज हमारा कोर्स ले सकते हो। तो स्टार्टिंग की कंप्लीट तैयारी आपकी इस तरह से हो जाएगी। बाकी आपको अपने ऊपर और किस्मत के ऊपर ही भरोसा रखना होगा, क्योंकि एसएससी जो है काफी आड़े तेरे सवाल पूछ देता है। तो इसमें कोई भी सोर्स किसी का भी 100% एक्यूरेट नहीं है कि सारी चीजें उससे भी आएगी। हम लोग ये भी नहीं क्लेम कर रहे हैं और कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि हमारे कोर्स से सारी चीजें आएंगी। हम लोग बिल्कुल ये क्लेम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको एक सोर्स तो पकड़ना ही पड़ेगा, कहीं तो आपको फेथ दिखाना पड़ेगा। तो आप जहां मर्जी वहां पे फेथ दिखाओ, लेकिन कंप्लीट फेथ दिखाओ फिर, और उसके साथ पेशेंस रखो, उसके साथ स्टिक करो। करंट अफेयर्स की जहां तक बात की जाए तो करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट सोर्स जिसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सबसे अच्छा है वो है मंथली 1 लाइनर वाले जो वीडियोस आते हैं, या फिर कोई भी एक अच्छा गुड मैगजीन जो कि अंडर 100 पेजेस का होना चाहिए, ठीक। 100 पेजेस, इससे ज्यादा का अगर आपको मैगजीन आप पढ़ रहे हो तो बहुत ज्यादा टाइम आप स्पेंड कर रहे हो। उतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज बैंकिंग की तरह इसमें बहुत ज्यादा नहीं होता है। इसमें करंट अफेयर्स का बहुत लिमिटेड वेटेज है। तो आप सोच समझकर समय दोगे, ठीक। बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप इसमें टाइम दोगे तो एक तो स्कोर यहाँ पे जल्दी आता नहीं है। मैंने बताया 10, 15, 20 मार्क्स अगर आप ले आते हो आउट ऑफ 50 तो बहुत ज्यादा मार्क्स वो आप काउंट कर सकते हो। इसीलिए आप सोच समझ के समय दोगे, मैक्सिमम टाइम आप बाकी 3 सब्जेक्ट्स को दोगे। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग के ऊपर। देखो रीजनिंग में पहली बात तो ये कि ये रिलेटिवली इजियर है बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। इसमें क्या है कि ज्यादातर चैप्टर्स में आपको कुछ भी कॉन्सेप्चुअल सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी आपको जीरो से सीखने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि मैक्सिमम चीजें आपको बिना पढ़े बन जा रही है, क्योंकि ये दिमाग का खेल है। अगर आपके पास थोड़ा बेसिक दिमाग भी है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा टाइमिंग के ऊपर वर्क करना है, और टाइमिंग आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके टाइमिंग को अपना इंप्रूव कर सकते हो, ठीक। आपको करना यह है कि आप प्रॉब्लमैटिक चैप्टर्स को उठाओगे। प्रॉब्लमैटिक चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसके ऊपर आपको कॉन्सेप्ट्स की दिक्कत है, मतलब आपको पता ही नहीं है कि उन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जैसे जिनको डाइस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं पता होता कि डाइस के अपोजिट में कौन सा लेटर आएगा, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है। तो अगर आपको अप्रोच वगैरह में जिन जिन चैप्टर्स में प्रॉब्लम आ रही है उन चैप्टर्स का आप एक लिस्ट प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है। इस तरह से मान के चलो 5 से 10 टॉपिक का या फिर 15 टॉपिक का, जितना भी है डिपेंडिंग ऑन यू, आपका एक लिस्ट प्रिपेयर होगा। वो लिस्ट कैसे प्रिपेयर होगा, आप सेक्शनल मॉक्स का यूज करोगे या फिर फुल लेंथ टेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सेक्शनल मॉक्स आपको कहाँ मिलेंगे, एग्जाम क्लस्टर के ऐप में मिलेंगे, बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो आप जैसे जैसे सेक्शनल मॉक्स लगाओगे रीजनिंग का, आपको समझ में आएगा कि देखो ये टॉपिक्स है, इसके ऊपर मेरे सवाल नहीं बन रहे या फिर बहुत ज्यादा मैं टाइम ले रहा हूँ। तो वैसे प्रॉब्लमैटिक चैप्टर्स का आप एक लिस्ट बनाओ और सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स के कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आप देख डालो यूट्यूब पे, या फिर जो भी प्लेटफॉर्म आप फॉलो कर रहे हो वहां से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी अप्रोच वीडियोस देखो कि वो कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है, कैसे वो बनाते हैं। एग्जाम टाइम में टीचर लाइव सॉल्विंग के वीडियोस होते हैं तो वहां पे देखो और उनका नोट्स आप प्रिपेयर कर लो कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। और धीरे धीरे जब इन टेक्निक्स को आप अप्रोच करने लगोगे तो रीजनिंग बहुत ही स्कोरिंग है। अगर आपका दिन हुआ और आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है और क्वेश्चन ठीक ठाक गिरा है तो आप 50 आउट ऑफ 50 आराम से इसमें लेकर के जा सकते हो। रीजनिंग में कोई इशू नहीं आपको आएगा। तो बहुत ही अच्छा ये प्यारा सा सब्जेक्ट है, इसको थोड़ा सा टाइम दोगे बहुत ज्यादा आपको रिटर्न देगा ये बदले में। क्योंकि अगर इसमें सपोज अगर 100 कॉन्सेप्ट्स है, 100 नहीं है पर मैं एज एन एग्जांपल ले रहा हूँ, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 20 कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, इनको ही आपको वीडियोस देखना पड़ेगा। यानी 20% में ही जनरली दिक्कत आती है, बाकी 80% आपको ऑलरेडी आता है। तो बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, इसको थोड़ा सा टाइम दो, बहुत ज्यादा आपको रिटर्न बैक करेगा।
वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं उसमें केवल 8% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आपको कंटेंट थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है, थोड़ा वैल्यू आपको देता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे होगा ये कि एक तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा नए वीडियोस लाने के लिए, दूसरा आपको जो फ्री वीडियोस हैं हमारे चैनल पे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगा। तो आप वीडियो को देख करके आप जो कॉम्पिटिटर्स है उसके ऊपर एज ले सकते हैं। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो देखो, इंग्लिश के बारे में एक चीज आप समझ लो, और यही गोल्डन प्रिंसिपल है आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन का। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है। भले आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, तेलुगु मीडियम से हो या फिर गुजराती मीडियम से हो, फर्क नहीं पड़ता है। आप इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज ट्रीट करो, क्योंकि एसएससी भी आपसे यही चाहता है कि आप इसके ऊपर लैंग्वेज की कॉम्पिटेंस लाओ, आप इसको सब्जेक्ट की तरह ट्रीट ना करो। ग्रामर रूल्स, अगर आप ग्रामर रूल्स के जंजाल में फंस गए तो ये आपको जहन्नुम में पहुंचा देगा। कौन से जहन्नुम में? नॉन सिलेक्शन का जहन्नुम में, यानी आप सिलेक्शन कभी नहीं ले पाओगे सिर्फ और सिर्फ ग्रामर रूल्स के भरोसे में। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि इनको लगता है कि इंग्लिश का मतलब है ग्रामर। बिल्कुल गलत बात है। स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि इंग्लिश का मतलब वो लोग समझ जाते हैं ग्रामर। शुरुआत करते हैं वो लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और फलाना ढिंकाना 1000, 2000, 5000 के ग्रामर रूल्स वो लोग रटेंगे, लेकिन फिर भी जब एग्जाम में क्वेश्चन बनाने जाओ तो ग्रामर वाले सवाल उनसे 10 में से 5 बनते नहीं है, और बाकी सवाल तो ऐसे ही नहीं बनते क्योंकि वो लोग पढ़ के ही नहीं जाते। तो ये वाली दिक्कत है, इसी वजह से आप इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पाते हो। इंग्लिश का गोल्डन प्रिंसिपल है रीड, रीड एंड रीड। जितना ज्यादा आप रीड करोगे, सबसे पहले रीड करने से होगा क्या कि आपके कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगा। कॉम्प्रिहेंशन वाला सवाल है, यानी पैसेज वाला जो क्वेश्चन है, भले वो क्लोज टेस्ट हो या फिर पैसेज से क्वेश्चन पूछे जाए, दोनों ही केस में अगर आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, आपने बहुत ज्यादा रीड कर रखा है, तो आप बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन को आराम से प्यार से उसमें 5 के 5 सवाल या फिर 3 के 3 सवाल जितने भी आपके एग्जाम में आएंगे पूरा सही करोगे 100% कॉन्फिडेंस के साथ। दूसरी बात, अगर आप रीड करते हो तो इसके अंदर होगा क्या कि जो आपके ग्रामर वाले चीजें होती है उसके अंदर भी आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। कैसे मिलेगा वो आगे बात करेंगे, पहले वोकैब में देख लो। तो वोकैब में क्या है कि ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए रीडिंग के ऊपर। वोकैब में जब रीड करते हुए कोई आपको नए वर्ड्स मिलते हैं तो उन वर्ड्स को जानने की कोशिश करो, रादर देन ये चीज करते हो कि जो प्रीवियस ईयर से उठा के रट लेते हो। देखो, लास्ट में जो मेमोराइज करने वाला चीज है वो आपको अंतिम में करना चाहिए। अगर आपके पास आपने वोकैब में कुछ भी नहीं किया, आपका सिर्फ 20-25 दिन, 1 महीना बच रहा है, तब आपको मेमोराइज करने वाली चीज जाना चाहिए। लेकिन वोकैब का आइडियल अप्रोच ये होता है कि आप एप्लीकेशन के ऊपर फोकस करो। आज आपने एक नया वर्ड सीखा, ठीक है, मान लो आज आपने एक नया वर्ड सीखा मैस्कुलिनिटी। ये वर्ड अगर आपने सीखा तो मैस्कुलिनिटी को आप यूज करो, अपने कॉन्वर्सेशन से यूज करो या फिर कुछ लिख रहे हो उसके अंदर यूज करो, कहीं पे भी यूज करो। जितना यूज करोगे तो आपके दिमाग में वो स्टिक करेगा। लेकिन अगर आप रट लोगे कि मैस्कुलिनिटी का मतलब ये होता है, इसके ये सिनोनिम्स है, ये एंटोनिम है, तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो आप रीड करो, रीड करते वक्त आपको कुछ नया वर्ड मिलता है, उसको तुरंत के तुरंत गूगल करो और फिर देखो कि सेंटेंस में ऑथर ने उसको कैसे यूज करा हुआ है, तो वो आपको ज्यादा बेटर याद रहेगा। तो इसलिए एप्लीकेशन के ऊपर फोकस करो वोकैब में, तो ज्यादा अच्छी चीज रहेगी। अगर जो 5 से 10 साल लास्ट के जो पुराने क्वेश्चंस हैं वोकैब वाले, वोकैब में देखो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग और यहाँ पे इडियम्स, फ्रेजेस, सारी चीजों को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब को मैं वोकैब में ही काउंट कर रहा हूँ। तो देखो 5 से 10 साल लास्ट 5 से 10 साल वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं वोकैब वाले, उनको सिर्फ आप गाइडिंग लाइट की तरह यूज करोगे। रेगुलरली उनके गो थ्रू करते रहो। अगर टाइम बहुत कम बचता है तभी उनको रट्टा मारने जाओ, अदरवाइज रट्टा मारने मत जाओ। उनको बस एज अ गाइडिंग लाइट यूज करो कि किस तरह के वर्ड्स पूछे जाते हैं, इनसे सिमिलर वर्ड्स आ सकते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंटेलिजेंट गेसिंग करना होगा। दूसरी बात, ग्रामर के लिए अगर बात करो तो आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए एलिमिनेशन बाय रीडिंग वाला अप्रोच डेवलप करने में। अब ये एलिमिनेशन बाय रीडिंग अप्रोच क्या है, इसको अच्छे से समझो। देखो, अगर आप इंग्लिश को बहुत बार रीड करते हो तो इससे होगा क्या कि सेंटेंस किस तरह से फॉर्म होता है, किस तरह से लिखा जाता है, वही आपको फील होने लगेगा। कि अगर मान लो यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा है, फोकस मोर ऑन रीडिंग एंड एप्लीकेशन रादर देन जस्ट मेमोराइजिंग वर्ड्स, ये वाला किस तरह से फॉर्म हुआ। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि फोकस मोर देन रीडिंग एंड एप्लीकेशन रादर मी जस्ट मेमोराइजिंग वर्ड्स, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे देन, ये तो कुछ सही नहीं लग रहा है यार, मैं तो बार बार पढ़ता था तो इस तरह के सेंटेंस तो मैंने कभी देखा नहीं। रादर के बाद मी लगाना, ये कुछ समझ में नहीं आया, ये तो जम नहीं रहा है। तो इस तरह से जो जम नहीं रहा वाली चीज अगर आप डेवलप करोगे तो ये ज्यादा बेटर होगा रादर देन ग्रामर का रूल रटना। देखो, ग्रामर से अगर आप वो सेंटेंस करेक्शन वाले क्वेश्चंस करने जाते हो ना, प्रॉब्लम आपकी पता क्या होती है, आप ग्रामर के रूल्स में जाते हो, पहले उसको रिकॉग्नाइज करते हो, फिर उसको बैठाते हो, फिर चेक करते हो, इस तरह से आपका बहुत ज्यादा समय बर्बाद जाता है। लेकिन अगर आप ये एलिमिनेशन वाली टेक्निक को इस्तेमाल करोगे तो अगर आपको ये तो समझ में आ जाएगा ना कि ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ये तो फिट नहीं बैठ रहा, 3 और 4 में से कोई हो सकता है, तो वो एक ज्यादा बेटर अप्रोच होती है। इसलिए ज्यादा रीड करो। ठेठ भाषा में इसको समझाया जाए तो ये बेसिकली ये चीज है कि अच्छा नहीं लग रहा देख के, ठीक है, कौन सा लाइन है जो देख करके अच्छा लग रहा है, कौन सा देख के अच्छा नहीं लग रहा है, यही आपको अप्रोच डेवलप करनी है। ये ज्यादा यूजफुल अप्रोच रहती है। साथ में बिल्कुल ग्रामर रूल्स भी आपको करने हैं, लेकिन ग्रामर रूल्स को आप
अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि ये वाली चीज़ है, इसका एप्लीकेशन क्या है। उसके पीछे पागल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर आपका टाइम बर्बाद चले जाएगा कि ऐसे सेक्शन में जिससे ज़्यादा आपका आउटपुट भी नहीं निकलता है। कितना भी ग्रामर रूल्स याद कर लो, आप उस स्टूडेंट को कभी नहीं बीट कर सकते जो 12 से 13 साल अपने लाइफ में इंग्लिश अच्छे से पढ़ता है इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में। उसको आप कभी बीट नहीं कर पाओगे 6 महीना ग्रामर का रूल्स रट करके। इसलिए आप कॉम्पिटिशन से आगे नहीं निकल पाओगे। अगर कॉम्पिटिशन से आगे निकलना है तो ग्रामर रूल्स आप पढ़ो, नो डाउट, लेकिन उसके पीछे पागल मत हो। रीडिंग के ऊपर फोकस करो, रीडिंग ज़्यादा बेटर रहेगी। अब बात करते हैं कोचिंग और पेड कोर्सेज के बारे में कि ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखो, आपके ये जो प्रिपरेशन जर्नी है इसका मेन गोल क्या है? सिलेक्शन है। सिलेक्शन कैसे भी मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लीगल तरीका होना चाहिए, लीगली एथिकली सही होना चाहिए। बाकी सिलेक्शन कैसे भी मिले फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को समझने की कोशिश करो कि आप कौन हो, आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपके क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है। अगर तो आपको लगता है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है, आपको एक गाइडेंस चाहिए कॉन्स्टेंटली, आपको चाहिए कि चीज़ें एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई जाए, तो आप कोचिंग ले सकते हो, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या फिर पेड कोर्स हो, कुछ भी हो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई हार नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आपको लगता है, एकदम सिंसियरली लगता है, ऐसा नहीं कि टीचर ने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया गलत तरीके से, नहीं, आपने खुद से पूछा, आपको लगा कि ज़रूरत है, तो कोई हार नहीं है, कोई शेम नहीं है लेने में। लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आपको लगता है कि आपका बैकग्राउंड इस तरह का है कि कोई भी टीचर यहाँ का मुझे नहीं उतना अच्छा से सिखा पाएगा, मेरा बस टाइम और पैसा बर्बाद होगा, तो बिल्कुल अपना टाइम और पैसा यहाँ पे बर्बाद नहीं करो। क्योंकि कोचिंग में क्या है कि एक टाइम तो आपको लग ही जाएगा, चाहे कोचिंग करो या पेड कोर्स करो, उनका एक सेट पैटर्न होता है, उसी में वो लोग पढ़ाए जा रहे हैं सालों से, तो उस वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा समय आपका कंज्यूम करा देते हैं। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो हो सकता है आप कम टाइम में भी अपना कोर्स कंप्लीट कर लो, मतलब अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। इसलिए अपने आप से पूछो, कोई बुराई नहीं है कोचिंग लेने में। इस चीज़ को मत करो कि मुझे विदाउट कोचिंग ही करना है, वैसे कोई आपको अवार्ड नहीं मिलेगा। आपका एम सिलेक्शन है, आपको ये सब चीज़ें शो ऑफ के लिए नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं है तो मत लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी डिवोटी मत बनना किसी कोर्स या कोचिंग के या टीचर के। इसका मतलब ये है कि आपने अगर एक कोर्स ले लिया या कोई कोचिंग ले लिया या एक पर्टिकुलर टीचर को फॉलो कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ उसको ही फॉलो करना है। अगर फ्री में या फिर कोई दूसरे जगह पे थर्ड पार्टी में आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है और आपको लग रहा है कि वो कंटेंट उससे अच्छा हो सकता है, उससे कम टाइम में आपको कंप्लीट करवाई जा रही है, उससे बेटर वे में कंप्लीट करवाई जा रही है, तो आराम से लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि पैसा वसूल करने के लिए आपने अगर कोचिंग ए का कोर्स ले लिया है, मान लो आपने कोचिंग ए का कोर्स ले लिया और उससे बेटर जगह आपको कोचिंग बी में कोई फ्री में एक अच्छा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है जो कम टाइम में और अच्छे तरीके से कंप्लीट हो रहा है, तो बिल्कुल इसके साथ जाओ। ऐसा नहीं है कि वो चैप्टर आपको कोचिंग ए से ही पढ़ने का जरूरत है, ठीक है। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखना, आप एक अच्छे कंज्यूमर बनो। अच्छा कंज्यूमर अपना फायदा पहले देखता है, तो अपना फायदा पहले देखो। कोचिंग वगैरह का भक्ति करने की जरूरत नहीं है कि वही टीचर है वही मुझे पढ़ाएंगे, फलाना फलाना सर है, उनसे अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता। अच्छा, कोई बात नहीं है, हर टीचर का अपना अपना स्ट्रेंथ होता है। हर टीचर किसी किसी सब्जेक्ट्स को अच्छे पढ़ाते हैं, किसी चैप्टर्स को अच्छे पढ़ाते हैं, तो मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश किया करो। मॉक्स एंड टेस्ट सीरीज की अगर जहां तक बात करें तो देखो, प्रीवियस ईयर पेपर्स को हमेशा प्रीफर करना मॉक्स के ऊपर, क्योंकि ये ऑफिशियली एसएससी ने, टीसीएस ने प्रिपेयर किया है आपके लिए, तो इनको हमेशा ज़्यादा तवज्जो देना, इनके रिजल्ट्स को सीरियसली लेना। मॉक्स के रिजल्ट को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल इनसे भी सीखने की ज़रूरत तो है ही, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर्स ज़्यादा सॉल्व करना, मॉक्स को कम सॉल्व करना। अगर आप 3 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हो तो उसके बदले में सिर्फ 2 मॉक्स को ही लगाना, यानी ज़्यादा रेशियो हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर्स का रखना, जहाँ भी जिस भी टेस्ट सीरीज को आप फॉलो करते हो। कोई भी 2 प्लेटफॉर्म आपको फॉलो करना चाहिए आज के डेट में, क्योंकि टेस्ट सीरीज के काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म हो गए हैं। एक कोई मेजर बड़ा सोर्स पकड़ लो, बड़ा प्लेटफॉर्म पकड़ लो जिसमें बहुत सारे यूजर्स वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट आपको मिलता है, और एक कोई छोटा या फिर कोई अलग तरह का, कोई नया तरह का आपको टेस्ट सीरीज अगर मार्केट में देखने के लिए मिल रहा है तो उसको भी लगा लो। और ये थोड़ा जो मेजर वाला है ये हो सकता है कि थोड़ा सा कॉस्टली हो, लेकिन एक छोटा वाला जो कि थोड़ा सा सस्ते में मिल जाए उसको भी ले सकते हो, ताकि आपको डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिले, आपको वैरायटी मिलते रहे, ठीक। कोई भी जो मेजर प्लेटफॉर्म है अगर वो फ्री टेस्ट निकालता है, मान लो अगर उसका कोई स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है या लाइव टेस्ट चल रहा है जो कि फ्री में वो करवा रहा है, तो उसको बिल्कुल जाकर के आपको देना चाहिए। इसमें कोई नुकसान नहीं है अगर आपके पास टाइम है तो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि मॉक्स के, जैसा कि मैंने बोला कि जो मॉक है, मॉक क्या होता है, मॉक है प्रीवियस ईयर पेपर। मॉक वो है जो कोचिंग खुद से क्वेश्चन गेस करके बना रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, जो पिछले सालों में आ चुके हैं, कंप्लीट हूबहू सेम पेपर चिपकाया हुआ है। तो इसके रिजल्ट को आपको बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। इसमें परसेंटाइल के ऊपर फोकस करना, 80, 85, 90 परसेंटाइल ला रहे हो, मोर देन इनफ है, बहुत अच्छी बात है। तो मेजर प्लेटफॉर्म्स के फ्री टेस्ट हमेशा देने चाहिए अगर आपके पास टाइम है। हाँ, टाइम नहीं है, 1 महीना बचा हुआ है और फिर आप बैठ के फालतू में टेस्ट दे रहे हो जबकि आपका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो ये काम नहीं करना है। और
एक जाते जाते एक डिटेल्स ये भी है कि एसएससी सीएचएसएल के मेगा मॉक्स अवेलेबल है एग्जाम क्लस्टर की ऐप के ऊपर। जो भी प्रीवियस ईयर के पैटर्न है उसी के ऊपर बनाया गया है, हमने खुद से ये मॉक्स बनाए हैं। बहुत ही अच्छा आपको क्वालिटी इसमें देखने के लिए मिलेगा और प्राइस भी काफी अफोर्डेबल रखा गया है। अभी के लिए इसका प्राइस है 49 रुपीज। जरूरत है तो ले सकते हो, नहीं जरूरत है तो लेने की जरूरत नहीं है। मैं बस यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। फाइनल बात है रिविजन का। रिविजन के लिए इंपॉर्टेंट यह है कि आपको पन्ने पलटने हैं ज्यादा से ज्यादा। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को मल्टीपल टाइम्स आपको रीड करना है, उनके ऊपर गो थ्रू करना है। और जो आपकी मिस्टेक्स वाली कॉपी है जिसमें आपने कॉमन मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स लिखे थे, उनको हमेशा कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते रहो। हर दिन कर सकते हो तो हर दिन करो, हर हफ्ते कर सकते हो हर हफ्ते करो, एटलीस्ट हर महीने में 2-3 बार तो करना ही करना चाहिए। और जो एग्जाम के आपका एग्जाम आएगा उस एग्जाम से लास्ट के 5 से 10 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन को देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इससे आपका हेल्प होने वाला है। जो भी आपने मॉक्स दिए होंगे अपने पूरे प्रिपरेशन के जर्नी में, अगर 10-15 मॉक्स आप देते हो तो उसको आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए। रिवीजन बहुत जरूरी है। जो भी मॉक्स में आपने क्वेश्चंस आपसे नहीं बने थे या फिर जो क्वेश्चंस आपने गलत किए थे, वैसे क्वेश्चंस को आपको जरूर देख के जाना चाहिए एक बार फिर से, क्योंकि हो सकता है उस सेम कॉन्सेप्ट पे घुमा फिरा के क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाए। और इस वीडियो के एंड में यही बताऊंगा कि जो सीएचएसएल के लिए बुक्स वाली वीडियो है वो वीडियो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी। अगर आप सीएचएसएल के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन से बेस्ट बुक्स है, कौन से सोर्सेस है, रिसोर्सेस है, वो आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो में जाकर के देख सकते हो। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से वैल्यू मिला होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।